हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आज फिर से हम अपनी स्टडी को आगे लेके आ गए आप लोगों के साथ। तो अभी तक हमने पढ़ा है जो भारत पर जो कंपनी का अधिकार हो गया था, तो उसमें बहुत सारे एक्ट पारित किए। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि उन्होंने औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया कहाँ पे, इंग्लैंड में, जिसके कारण भारत में जो भारत के सामानों की लोकप्रियता थी इंग्लैंड में, वो ख़त्म हो चुकी थी। तो इससे नेक्स्ट अब अभी हम पढ़ने वाले हैं। मैं बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ता जाऊंगा और मैं आपको समझाता जाऊंगा, तो तब तक आप हमारे ब्लॉग में बने रहो। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। तो यहाँ से अब क्या हुआ, इंग्लैंड में दो वर्गों का उदय हुआ। एक वर्ग था, मतलब इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, एक वर्ग था औद्योगिक पूंजीपति वाले और दूसरा वर्ग था मजदूरों का वर्ग था। जैसा कि औद्योगिक पूंजी वाले का एक कारखाना था, उसमें मजदूर काम क्या करते थे। इसमें लिखा है कि उस समय जो मजदूरों की स्थिति बहुत अत्यधिक दयनीय थी। आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे कारखानों के लिए मतलब अनियमित टाइम तक मतलब श्रम किया जाता था और कम पैसे दिए जाते थे। और यही तक नहीं, मतलब 3 से 4 या 5 साल के बच्चे को भी वहाँ पे काम करने के लिए बाधित किया जाता था। अब वहाँ के जो इंग्लैंड के मतलब श्रमिक वर्ग थे, उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई थी। अब इंग्लैंड के उस उद्योगपति वर्गों का मतलब बस एक ही मकसद रह गया था, अधिक से अधिक धन कमाया जाए। उसके लिए तो क्या होगा, अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो अधिक से अधिक धन मिलेगा। इसके लिए वो लगातार मतलब उस पर प्रेशर डालते रहते थे श्रमिक वर्ग पर। इन सब चीज़ों के बारे में वही के एक चार्ल्स डिकेंस ने अपने उपन्यासों में इन सब चीज़ के बारे में लिखा है। 1769 में ब्रिटिश उद्योगपति जो थे, मतलब एक नया वर्ग जो बना था, उन्होंने कानून मतलब ब्रिटिश सरकार से एक कानून बनाने के लिए बाध्य कर दिया कि वो कंपनी से प्रति वर्ष 3,80,000 माल का निर्यात करवाए। यानी कि आप ऐसा समझो कि वो जो उद्योगपति वर्ग थे वो तो भारत के साथ सीधा व्यापार नहीं कर पाते थे, क्योंकि एकाधिकार लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अलग था और इंग्लैंड में जो नया वर्ग निकला था वो अलग था। तो इंग्लैंड के जो नया वर्ग थे वो ब्रिटिश सरकार से मतलब प्रेशर डालकर एक नया कानून बनवा लिए कि मतलब वो कंपनी को कहे कि वो उनका सामान मतलब 3,80,000 पाउंड से अधिक मूल्य वाले ब्रिटिश सामान को मतलब माल का निर्यात करे। जिसमें 1793 में उन्होंने कंपनी को बहुत ज़्यादा फोर्स करके 3,000 टन माल अपने जहाज़ों पर ढोने के लिए एकदम मतलब परेशान कर दिया। तो जिससे मतलब मजबूर होकर कंपनी को ये शर्त माननी पड़ी। और पूर्वी देशों में खासकर भारत में मतलब वहाँ के जो उद्योगपति थे उनका मतलब मुख्य कारण था भारत के साथ व्यापार को अपना जमाना। तो मैं आपको बता दूं कि 1794 में मतलब वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 156 पाउंड के ब्रिटिश सूती कपड़ों का निर्यात किया। 1794 में बस 156 पाउंड का ही। अब बात हुआ था जो कम से कम 3,80,000 पाउंड से अधिक मूल्य वाले ब्रिटिश कारखानों का। तो ये दूसरे व्यापारी वर्ग को अच्छा नहीं लगा। फिर मगर लेकिन धीरे धीरे लगातार इन पर फोर्स बनता गया कंपनी पर। तो 1813 में ये बढ़कर 1,10,000 पाउंड अर्थात मतलब जो 1794 में था उसका 700 गुना से भी अधिक हो गया। पर यहाँ भी जो दूसरे उद्योगपति वर्ग थे संतुष्ट नहीं थे, वो कहीं ना कहीं भारत में व्यापार और अधिक से अधिक करना चाहते थे। यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो मतलब और मैं अपनी स्टडी को आगे करता हूँ, तब तक के लिए आप ब्लॉग को कंटिन्यू रखो और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ।
जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि वहाँ के जो दूसरे व्यापारी वर्ग थे वो कंपनी पर लगातार प्रेशर बना के अपना जो सामान थे वो भारत पहुँचाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए अभी भी एक समस्या बनी हुई थी कि जो भारत पर उनका अधिकार था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पे एकाधिकार था, वो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी, जिसका उन्होंने 1793 से 1813 तक मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त करने के लिए बहुत से अभियान चलाए, बहुत से ऐसे प्रोटेस्ट किए, सरकार पे दबाव डाला। तो बहुत इस काल में उन्होंने बहुत सारे मतलब प्रोटेस्ट किए। अंत में जाकर 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था एकाधिकार करने का वो समाप्त कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंग्लैंड के उस व्यापारी वर्ग की जीत हुई जो कि मतलब चाहते थे भारत के साथ व्यापार करना, लेकिन एकाधिकार के कारण वो मजबूर थे। अब उसके बाद क्या हुआ, भारत पर तो ब्रिटिश का ही मतलब कंपनी साम्राज्य यानी ब्रिटिश सरकार का ही राज्य था। तो उन्होंने क्या किया, भारत के साथ मतलब जो मुक्त व्यापार की नीति को अपनाई। यानी कि आप समझ सकते हो कि यानी कि भारत में कोई भी अगर माल आएगा तो उसमें आयात कर नहीं लगाया जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हो। इसमें क्या हुई, जो भारत की जो मतलब भारत का जो मतलब वस्त्र था, सूती वस्त्र और बहुत सारी चीज़ वो हाथ से बनाई जाती थी, और औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन में वही सब सारी चीज़ें मशीनों के द्वारा तकनीक से बनाई जाती थी। तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कम बनेगी, वहाँ पे ज़्यादा बनेगी, जिससे धीरे धीरे क्या हो रहा था, भारत का व्यापार खत्म होते जा रहा था। अगर उस समय कोई भारत का शुभचिंतक होता तो भारत पर मतलब भारत के सामानों पर अधिक से अधिक कर लगाकर उनकी जो मतलब लोकप्रियता थी सामानों की उसको बनाए रखा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारत को छोड़कर और बहुत सारे राज्य जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्होंने अपने अपने मतलब सामानों पे बहुत अधिक कर लगा के अपनी जो व्यापार की स्थिति थी उसे सुदृढ़ कंटिन्यू बनाई रखी। तो यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिया है, तो चलिए मैं उसके आगे का स्टडी कर रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो और मैं बेसिकली आपको ऐसे ही करके मैं छोटे छोटे पार्ट में समझा दूंगा। तब तक के लिए आप कंटिन्यू करो You got me thinking all I did was wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me wrong. Guess all you left me wrong. जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि भारत के साथ जो 1813 में मतलब एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ख़त्म कर दिया गया। उसके साथ ही ब्रिटिश सरकार का जो भारत पे शासन था उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। मुक्त व्यापार की नीति में मतलब जो आप भारत पर अगर कोई भी सामान आता तो मतलब उस पर कोई कर नहीं लगता। ये नीति लेकिन एक तरफा थी। मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर भारत में अगर कोई सामान आता तो उस पर तो कोई कर नहीं लगता, सामान भारत में सीधे आता। लेकिन अगर भारत अपना तैयार माल किसी और देश भेजता तो उसे बहुत सारा कर उस पर लाद दिया जाता था, यानी कि निर्यात कर लाद दिया जाता था। आप ऐसे समझो, ऐसे मैं आपको बता दूं, आप इससे समझ सकते हो कि 1813 में मात्र सूती कपड़ों की अगर हम बात करें तो 1813 में जो
वो सूती कपड़े 1,10,000 पाउंड के थे बाहर के, वो अब 1856 में बढ़कर 63 लाख पाउंड तक हो गया था। किसके कारण? मुक्त व्यापार की नीति के कारण, क्योंकि आयात कर तो उनको लगता नहीं था भारत में आने के लिए। मगर वही अगर भारत की बात करें तो उनकी अब लोकप्रियता समाप्त होती जा रही थी बाहर में, क्योंकि वो कर से ही परेशान थे। ये भारत की ऐसी स्थिति आ गई थी, जैसे आप ये समझो उदाहरण के लिए 1824 में मतलब भारत के मोटे सूती कपड़ों पर आयात की शुल्क की दर 67.5% बढ़ा दी गई। यानी कि अगर मतलब सामान 100 रुपये का है तो उस पे 67.5 रुपये कर लगेंगे बाहर भेजने के। तो सोच सकते हो उसमें मुनाफा क्या होगा। और यहीं तक नहीं, भारत का जो तैयार चीनी माल होता था, यानी कि चीनी जो शुगर वो जो जाता था बाहर, उस पे तो मतलब उसका आयात का 4 गुना ज़्यादा लगा दिया गया था लगान। तो आप सोचो भारत की कैसी लोकप्रियता ऐसे में बनी रहती। तो ऐसे में भारत परेशान हो चुका था और भारत के व्यापारिक जो विदेशों में छाए हुए थे अब उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई। ब्रिटिश व्यापार की बेईमानी की इस नीति का वर्णन बहुत अच्छे से MS बिलियन ने किया, कि उन्होंने बताया कि अगर भारत स्वतंत्र रहता तो शायद ऐसा नहीं होता, तो वो भी आज कहीं ना कहीं भारत मतलब किसी न किसी देश पे राज कर रहा होता अपने बनाए हुए माल के। मतलब ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश साम्राज्य जो अभी इतना मतलब औद्योगिक क्रांति ये वो कर रहा है, वो किसके कारण कर रहा है? भारत के कारण ही तो कर रहा है। तो ये सब उन्होंने मतलब अपने एक पुस्तक में लिखा है। और फिर भारत मजबूर हो गया, अब भारत सामान तो उसको भेज नहीं सकता था, इससे ब्रिटिश सरकार ने उसको मजबूर किया कि वो अब उसे कच्चे कपास, कच्चे रेशम जैसे मालों का मतलब उनको भेजे। इसमें भारत ने मजबूर होकर, क्योंकि भारत तो गुलाम था, वो अगर उसको बोलते दिन में रात को है तो उनको मानना पड़ता, दी हाँ रात है, अगर नहीं मानते तो उनको सजा दी जाती। जिसके कारण बाध्य होकर 1856 में भारत ने 43 लाख पाउंड के कच्चे कपास का निर्यात किया और 29 लाख पाउंड अनाज तथा 17,30,000 पाउंड के नील तथा 7,70,000 पाउंड के कच्चे रेशम का निर्यात किया। और मैं आपको बता दूं कि तैयार माल बस उन्होंने 8,10,000 पाउंड का ही किया था, क्योंकि उस पर अत्यधिक कर लगते थे। तो मैंने यहाँ तक जैसा कि अभी तक पढ़ लिया कि भारत की कैसी स्थिति हो गई थी उस समय, मतलब जब एकाधिकार खत्म हुआ तो उसके आगे मैं स्टडी कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहें। In retrospect, I could have paid attention. I could have tried harder, been smarter. Deep water, I'd be drowned. I should have felt the tension. Overreacted and acted childish, impacted us all around. When you were pushing me away, I should have tried to get in space and get out of your way. How did I not see this coming? You leave one day. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess all you left me alone. जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि लगातार भारतीयों पर उन्होंने मतलब ज़्यादा कर लगाने के बाद उन्हें कच्चा माल और कच्चे रेशम कपड़े अब भेजने के लिए मतलब मजबूर कर रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय संपत्ति का दोहन उन्होंने किस प्रकार से किया, अभी मैंने उसको पढ़ा। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संपत्ति का उन्होंने दोहन बहुत ही तरीकों से किया। 1757 के पलासी युद्ध के बाद से ये लगातार जारी रहा। 1765 में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बंगाल की दीवानी अपने हाथ में प्राप्त कर ली। दीवानी का अर्थ होता है कि जितना बंगाल का जितना राजस्व होगा, यानी मतलब राज का कर होगा, वो अब इंग्लैंड ही रखेगा, मतलब बंगाल का। आप ऐसे समझो। को बता दूं कि 1758 और 1765 के बीच में उन्होंने यानी कंपनी ने लगभग 60 लाख पाउंड इंग्लैंड भेजा। सोच सकते हो 60 लाख पाउंड कितनी बड़ी रकम होती है, इसको उन्होंने इंग्लैंड भेजा था। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि 1765 में दीवानी उन्होंने प्राप्त कर ली थी और उनके ही मतलब बंगाल के राजस्व से जो धन प्राप्त होता था उन्हीं से भारतीय माल खरीदते थे और विदेश भेजा करते थे। ऐसे आप समझो कि अगर 1765 से 1770 के बीच में कंपनी ने मालों के रूप में लगभग
40 लाख पाउंड का धन बाहर भेजा। किसकी सहायता से? बंगाल के राजस्व की सहायता से। अगर मैं आप बता दूं 40 लाख पाउंड कितना था, तो वो बंगाल के राजस्व का मात्र 33% ही था। तो समझो मात्र 33% 40 लाख पाउंड धन के बराबर था। तो आप सोच सकते हो कि 100% धन के कितने ही होंगे। तो ऐसी थी भारत की स्थिति उस समय। आज की स्टडी यहीं तक रहने देते हैं। मैं मिलूंगा आपके साथ आगे के स्टडी के साथ और नई स्टडी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, आप हमारे चैनल पे सपोर्ट जरूर दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके।